Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं जानवी तिवारी सीबीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूं। हम वही सच दिखाते जो आप देखना चाहते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं आज के समाचार। महिला की शिकायत पर मेरठ के पल्लवपुरम थाने में मामला दर्ज किया गया है। पल्लवपुरम थाने के प्रभारी देवेश शर्मा ने बताया, इस मामले में युवती की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। 28 जुलाई को ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच जारी है, विवेचनात्मक कार्रवाई चल रही है। लड़की का मेडिकल और बयान दोनों हो गए हैं। इस गैंगरेप का आरोपी मेरठ के पल्लवपुरम थाने में रहने वाली एक कथित हिंदूवादी संगठन की नेता मीनाक्षी चौहान, उनके पुत्र अनिकेत और मीनाक्षी के देवर अजय चौहान पर लगा है। बलात्कार में जब औरत पर ही उठे सवाल। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण लड़की से शादी करने वाले दलित लड़के की हत्या की पूरी कहानी। पीड़िता की वकील सुमित चौधरी ने बीबीसी से बातचीत में कहा, अभियुक्तों के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 मारपीट, 328 नशीले पदार्थ का इस्तेमाल, 376 डी गैंगरेप, 420 धोखाधड़ी, 506 जान से मारने की धमकी देना में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ब्राह्मण लड़की से प्रेम विवाह करने वाले दलित युवक अनीश कुमार चौधरी की 24 जुलाई को हत्या कर दी गई थी। परिजनों का आरोप है कि इसके पीछे अनीश के ससुराल वालों का हाथ है। उनका कहना है कि अनीश की पत्नी दीप्ति मिश्र के परिजन इस शादी से खुश नहीं थे। वहीं दीप्ति की मां का कहना है कि अनीश की हत्या में उनके परिवार का हाथ नहीं है। अनीश की हत्या के मामले में 17 लोग अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें ये 4 लोगों को स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनीश और दीप्ति ने एक साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की थी। हालांकि दोनों के विषय अलग अलग थे। अनीश प्राचीन इतिहास और दीप्ति ने समाजशास्त्र से एमए किया था। कैंपस में हुई मुलाकातों के बीच अनीश और दीप्ति का चयन ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर हो गया। दीप्ति बताती है कि नौकरी लगने के बाद उनकी अनीश से पहली मुलाकात 9 फरवरी 2017 को गोरखपुर स्थित विकास भवन में हुई थी। एक ही पद पर चयनित होने के बाद यूनिवर्सिटी कैंपस से शुरू हुआ मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। साथ में प्रशिक्षण के दौरान दोनों और करीब आ गए। उत्तर प्रदेश पुलिस की आतंकवाद निरोधी शाखा एटीएस ने 2 मुसलमान धर्मगुरुओं को साजिश के तहत हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इनमें से एक खुद हिंदू धर्म में पैदा हुए थे और 1984 में इस्लाम धर्म अपनाया था। यूपी पुलिस के मुताबिक मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर आलम काजमी को दिल्ली के जामिया नगर इलाके से हिरासत में लिया गया था। यूपी पुलिस ने दावा किया कि ये दोनों धर्मगुरु मूक बधिर छात्रों और कमजोर आय वर्ग के लोगों को धन, नौकरी और शादी का लालच देकर मुसलमान बना रहे थे। यूपी पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि ये धर्मगुरु पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और विदेशों से फंडिंग भी लेते थे। पुलिस का दावा है कि ये सब एक बड़ी साजिश के तहत किया जा रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच एजेंसियों को कथित धर्मांतरण के मामले में तह में जाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी लोग इस मामले में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ गैंगस्टर और एनएससी लगाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की जाए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीनेशन बड़ा हथियार है, लेकिन वैक्सीनेशन के मुद्दे पर कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस विषय पर राहुल गांधी ने कुछ वीडियो को ट्वीट कर पूछा कि अब तो जुलाई भी बीत गई, वैक्सीन कहां गई। उनके इस ट्वीट पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने तुरंत पलटवार किया, जो राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह न भूले कि उसके राज में विदेशी टीके से पोलियो उन्मूलन करने में 26 साल लगे थे। 10 अगस्त से शुरू हो रहे मुहर्रम को लेकर डीजीपी मुकुल गोयल ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की है। डीजीपी ने कहा है कि कोरोना महामारी संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय, भारत सरकार और न्यायालय के आदेशों को देखते हुए किसी प्रकार के जुलूस ताजिया की अनुमति न दी जाए। उन्होंने कहा है कि धर्मगुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड के दिशा निर्देशों का अनुपालन कराया जाए। डीजीपी की ओर से सभी जिलों के पुलिस कप्तानों, पुलिस कमिश्नरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मुहर्रम के दौरान छोटी से छोटी घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित एक्शन लिया जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि पिछले सालों में या इस साल अभी तक जिन जिन स्थानों पर किसी प्रकार का विवाद सामने आया हो, वहां पुलिस और राजस्व विभाग के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अभी से स्थिति का अध्ययन कर लिया जाए एवं विवाद को सुलझाने तथा संवेदनशीलता को दूर करने के लिए कार्रवाई की जाए। उन्होंने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल का डिप्लॉयमेंट किए जाने, किसी भी हाल में यातायात न प्रभावित होने देने, बैरियर और चेकपोस्ट लगाकर चेकिंग कराने, मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन सख्ती से कराने, जन सुविधाएं जैसे बिजली, पेयजल एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस जमीन पर यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर फॉरेंसिक साइंस का
शिलान्यास हो रहा है उस पर कभी माफिया का कब्जा था। 142 एकड़ इस जमीन को खाली कराने के लिए हमने पुलिस को पार्टी बनाकर केस लड़ने के लिए कहा तो माफिया जमीन छोड़कर भाग गए। ये रविवार को इंस्टीट्यूट के शिलान्यास समारोह में बोल पड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले पुलिस के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ आए थे। उसी समय उन्होंने फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना का सुझाव दिया था। आज वे उसी इंस्टीट्यूट का शिलान्यास कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी दंगों का प्रदेश माना जाता था। कानून व्यवस्था बदहाल थी, माफिया राज था, इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर आज फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की नींव रखी जा रही है वह जमीन एक माफिया के कब्जे में थी। बीते 4 साल में प्रदेश में जो परिवर्तन देखने को मिला है इसके पीछे प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन व गृह मंत्री की प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो, अपराध करने वालों को सजा दिलाना और उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। इस दृष्टि से यूपी पुलिस नए सिरे से काम कर रही है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप कहीं ना जाइएगा। हम मिलते हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा प्री ब्राइडल था। मैंने ये प्री ब्राइडल ब्लॉसम ब्यूटी से लिया, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा इन लोगों का। रीजनेबल प्राइस में इन लोगों ने कोविड को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को डिस्पोजेबल यूज किया और मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ इनका रिस्पांस। थैंक यू ब्लॉसम ब्यूटी इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए और मुझे इतना अच्छा फील कराने के लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कोई भी पैकेज नहीं लिया है। आज मेरा फर्स्ट पैकेज था, वो भी प्री ब्राइडल था। मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ। के दौरान इन लोगों ने घर पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, कहीं मुझे बाहर नहीं जाना पड़ा, सब कुछ घर पे आसानी से हुआ, सेफली हुआ और हर कोई इनको ट्राई कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद स्वागत है आपके अपने न्यूज चैनल सीबीएस इंडिया न्यूज पर। हम वही सच दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने लखनऊ दौरे पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से मुलाकात की और उनका हालचाल लिया। बता दें कि कल्याण सिंह लखनऊ पीजीआई में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। वह वेंटिलेटर पर है और उनकी हालत गंभीर स्थिर है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ थे। इस दौरान एसपीजीआई निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री को जीवन रक्षक दवाएं दी जा रही हैं, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट दिया जा रहा है। पिछले 3 दिनों से किसी तरह की रिकवरी नहीं हुई है। निदेशक ने बताया कि संस्थान की 12 वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। गृह मंत्री ने निदेशक को हर संभव चिकित्सा सुविधा देने का निर्देश दिया। यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर देश विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों से भी परामर्श लें। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह यूपी के दौरे पर हैं, जहां रविवार को उन्होंने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट का शिलान्यास किया और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। लखनऊ के बाद अब मिर्जापुर के लिए निकल जाएंगे और फिर वाराणसी जाएंगे। यूपी में करीब 7 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए उनका दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लखनऊ में शिलान्यास कार्यक्रम में उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा 2022 में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब रहेगी। उन्होंने कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी जमकर तारीफ की और कहा कि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। 2017 के पहले प्रदेश की पहचान परिवारवाद, जातिवाद और दंगों के कारण होती थी, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित है, प्रदेश के लोग सुरक्षित है, प्रदेश विकास के रास्ते पर है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव के लिए सपा सभी छोटी पार्टियों को एक साथ लाने का प्रयास कर रही है, जिससे कि भाजपा को हराया जा सके। वहीं ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अभी तक उनसे कोई बात नहीं हुई है। अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर कहा कि हमारी कोशिश है कि सभी छोटी पार्टियां साथ हैं और भाजपा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े। बसपा व अन्य पार्टी द्वारा किए जा रहे ब्राह्मण सम्मेलन पर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी पिछड़ी जातियों के सम्मेलन कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर आने से पहले हमने 3 दिवसीय कैंपों का आयोजन भी किया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश की 150 विधानसभा सीटें आती हैं।
उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र जी की जयंती पर एक यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 15 अगस्त से भाजपा सरकार की सच्चाई जनता को बताने के लिए कई और यात्राओं का कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। अंबेडकर नगर के भीटी निकटवर्ती सुल्तानपुर जनपद की प्राथमिक विद्यालय वीरमलपुर के तैनात प्रधानाध्यापक की बदमाशों ने शनिवार को अपराह्न दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब वे बाइक से स्कूल से घर जा रहे थे। इटावा गांव के निवासी निकट बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग कर प्रधानाध्यापक को मौत की घाट उतार दिया और फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस घटना से समूचे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। एसपी समेत कई अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए क्राइम ब्रांच समेत 4 टीमों का गठन किया गया है। उधर देर शाम पुलिस ने मामले में आरोपी महिला व उसके मौजूदा पति को हिरासत में ले लिया है। भीटी थाना क्षेत्र का इटवा गांव शनिवार को दोपहर बाद 1:30 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। जब तक ग्रामीण को समझ पाते तब तक एक बाइक पर सवार 2 बदमाश हवाई फायरिंग करते हुए थाना क्षेत्र के गरिमा कला ग्राम पंचायत के मजरा पहली मिश्र का पूर्व निवासी रमाशंकर मिश्र 46 साल खून से लथपथ जमीन पर पड़े थे। बदमाशों ने उन्हें कई गोलियां मार दी थी। आइए देखते हैं आगे की खबर अंशिका के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं मुस्कान सिंह आप सभी का सीबीएस इंडिया न्यूज में स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं आगे की खबरें मेरे साथ। वाहनों के उपकरण समेत अन्य उपकरणों की खरीद में 3 महीने में ही 16 करोड़ रुपए खपाने के मामले में कार्रवाई जारी है। जांच प्रभावित न हो इसके लिए अपर नगर आयुक्त अमित कुमार से महत्वपूर्ण कार्य केंद्रीय कार्यशालय का प्रभार वापस ले लिया गया है। अब उनके पास मार्ग प्रकाश भवन कर समेत पूर्व में आवंटित कार्य ही रहेंगे। इससे पूर्व अमित कुमार से केंद्रीय कार्यशाला का वित्तीय अधिकार भी ले लिया गया था। दैनिक जागरण ने ही इस घपले की खबर को प्रकाशित किया था। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का मामला सामने आने पर ही यह बदलाव किया गया है। नगर आयुक्त अजय कुमार त्रिवेदी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 18 नवंबर 2020 के आदेश अपर नगर आयुक्त अमित कुमार द्वारा देखे जा रहे केंद्रीय कार्यशाला संबंधी कार्यों को वापस ले लिया गया है। अब केंद्रीय कार्यशाला का प्रभार अपर नगर आयुक्त राकेश यादव को दे दिया गया है। राकेश यादव पूर्व में आवंटित कार्यों को भी देखते रहेंगे। इससे पूर्व आरआरके स्टोर लिपिक अनिल कुमार को भी वहां से हटाते हुए विधि विभाग में तैनात किया जा चुका है। दूसरी खबर सामने आ रही है। तीसरी लहर से जंग की तैयारियों का जायजा लेने रविवार को टीम संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंची। यहां राजधानी कोविड अस्पताल में बच्चों के इलाज के लिए विशेष रूप से तैयारियां होती दिखी। तीसरी लहर में सर्वाधिक खतरा नवजातों से लेकर 18 वर्ष तक के किशोरों पर जताया जा रहा है। लिहाजा हमें यहाँ पीडियाट्रिक आईसीयू में इंतजाम देखने थे। हम सबसे पहले राजधानी कोविड अस्पताल 1 ICH 1 गए। इसमें हमें 28 बेड मिले। सभी बेडों तक ऑक्सीजन की पाइपलाइन भी दिखी। इसके बाद हमने ICH 2 का रुख किया। इससे मुख्य पीडियाट्रिक आईसीयू बनाया गया है जिसमें 72 बेडों का इंतजाम है। यहाँ भी सभी बेड तक ऑक्सीजन की सुविधा मिली। इसके साथ ही बहुत से वेंटिलेटर व बेड पे मशीन का भी इंतजाम मिला। वैसे तो कोविड की दूसरी लहर के दौरान राजधानी कोविड अस्पताल समेत SPGI में कुल 328 ICU बेड का इंतजाम था। इसमें से आइसोलेशन के 50 बेड हैं। यहाँ सभी ऑक्सीजन युक्त, मॉनिटर युक्त व जरूरत पड़ने पर यहाँ अन्य जीवन रक्षक उपकरणों का भी उपयोग किया जा सकता है। वहीं 278 बेड ICU व HTU के हैं। यहाँ करीब 25 वेंटिलेटर व इतने ही बेड पे मशीन हैं। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.